नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। एनएस पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में समकालीन विश्व के अमेरिकी वर्चस्व के बारे में जाना था और उसके कुछ जो उन्होंने खुद निर्णय लिए, यूएनओ की परवाह नहीं की, उस तरह की चीज़ों के बारे में हमने इसमें देखा था। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे इस वीडियो में भी, जैसे कि उन्होंने जो नई विश्व व्यवस्था 1991 में शुरू हुई, ये चीज़ याद रखें। नई विश्व व्यवस्था कब हुई? 1991 में। एक कुवैत और बसरा के बीच में हाईवे ऑफ डेथ, ये कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं चीज़ें। हाईवे ऑफ डेथ जो कि कुवैत और बसरा के बीच में, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ये प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान मृत्यु का राजपथ कहा गया उसे। और फिर इसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किसे कहा गया? प्रथम खाड़ी युद्ध को। और क्लिंटन ने भी एक ऑपरेशन चलाया था तालिबान और अफ़गानिस्तान के विरुद्ध, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में। तो ये डेट और उनको याद रखें। फिर 9/11 का हमला जो हुआ था 2001 में, उसके विरुद्ध ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था अफ़गानिस्तान में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें आप लिखें, नोट करें। अब हम जो आज का शुरुआत करेंगे इराक पर आक्रमण। दोस्तों, जो कंपटीशन वाले हैं वो ये नहीं समझें कि हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है। आप यदि इसे इस तरह से पूरा डिटेल में समझते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको बोझ नहीं लगेगी पढ़ाई। इसलिए कंपटीशन वाले भी देखें और 12th क्लास में जो अध्ययन कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। इराक पर हमला 2003 में 19 मार्च को किया गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से। और इसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था, जिसमें कि 40 देश थे। कोलिएशन ऑफ विलिंग्स जिन्हें कहा गया, आकांक्षियों की महाजोट कहा गया था। इराक पर हमला करने का कारण बताया गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने को रोकना है। सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकना है। और इसके लिए इन्होंने यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति भी नहीं ली। यही अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है। लेकिन वास्तविक मकसद कुछ और ही था, जैसे कि इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना या वहाँ पर अमेरिका की मनपसंद सरकार बैठाना, इस तरह से। तो 40 देशों की सेना के सामने जल्द ही इराक की हार हो गई, और जिसमें कि अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए और इराक के बहुत ज़्यादा, अमेरिका के 3000 और इराक के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। लगभग 50,000 सैनिक नागरिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई या खबरें फैलीं, लेकिन वहाँ की जनता को अमेरिका संभाल नहीं सकी। तो इस तरह से ये इराक पर हमला है और इराक पर इराकी फ्रीडम के नाम से हुआ था, जिसे आप नोट करें। क्यों किया, क्या कारण था, वास्तविक क्या कारण था, क्या परिणाम निकला। तो इस तरह से आप इराक पर हमला, ये भी अमेरिका के सैनिक शक्ति के वर्चस्व की बात करता है। अब यहाँ पर वर्चस्व शब्द के बारे में कुछ जानने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ शुरू करते हैं, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे, भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका प्रॉपरली अर्थ देखेंगे। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है? शक्ति के। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हम रोज़ाना बात करते हैं, फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने के तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। अब ये ताकत जो होती है कई रूपों में होती है, जैसे कि सैन्य प्रभुत्व के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में और राजनीतिक रुतबे के रूप में। तो ताकत पाते हैं वो सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक होती है। देखिए, शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति के केंद्रों को अगवा कर रहे थे। एक तो अमेरिका कर रहा था और दूसरा सोवियत संघ पतन के बाद दुनिया में एकमात्र अमेरिका महाशक्ति बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जब एक ही शक्ति हो तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। भौतिक शब्द ध्रुव का एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना उचित होता है। अब देखिए, वर्चस्व का मतलब समझ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो वर्चस्व शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हेगेमनी के नाम से जानते हैं। अब
समझ गए होंगे कि वर्चस्व क्या है, कि जब एक ही समाज में यदि किसी व्यक्ति की बात चलती हो या मानते हो सभी या माननी पड़ती हो, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी एक ही देश शक्ति का केंद्र बन जाए तो उसे कहेंगे कि वो उस देश का वर्चस्व बना हुआ है। अब देखिए सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व को हम जब सैन्य शक्ति के अर्थ में हम पहले काफ़ी देख चुके हैं वैसे, कि इराक पर हमला, अफ़गानिस्तान पर खाड़ी युद्ध। हैगेमनी शब्द की जड़ें हम देख लेते हैं कि शब्द कहाँ से आया है। हैगेमनी शब्द कहाँ से आया है? यूनान से जुड़ी हुई हैं। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हैगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है। ठीक है, तो हैगेमनी शब्द कहाँ से लिया है? यूनान से लिया है। एथेंस जो कि ज़्यादा प्रबल था उसके लिए किया जाता था। तो ये मुख्य रूप से सैन्य बनावट या तौल के लिए किया जाता रहा है इसका प्रयोग। हैगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा को याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही? इराक में हमने शुरुआत में जिसकी कहानी पढ़ी थी, यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने अब उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया है। इसी को सैन्य वर्चस्व कहा गया। अब देखिए अमेरिका इतना सैन्य रूप शक्तिशाली है कि उसने सारी दुनिया को कमांड में बांट रखा है, कमांड बांट रखी है। जैसा कि नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम अफ्रीकी कमान है, ये एशिया पैसिफिक, हमें भारत चीन जो आते हैं पैसिफिक कमांड में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया सारा आता है, ये आता है एशिया पैसिफिक में। और सेंटर मध्य कमान कहा जाता है, जिसे अफ्रीका के लिए अलग कमान बना रखी है, यूरोप के लिए अलग, और नॉर्थ अमेरिका के लिए, साउथ एशिया के लिए अलग। तो इस तरह से उसने, और सभी देशों तक उसके हथियारों की पहुंच है। वो अपने ज़मीन से दूर रहते हुए दूसरे देशों पर कभी भी कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। रीढ़ क्या है? उसकी सैन्य शक्ति। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है, बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी क्यों है? क्योंकि अपने को दूर रखते हुए अपनी भूमि को दूसरे को देश को पंगु बना सकता है। अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह दुश्मन को उसके घर में पंगु बना सकता है। ये उसकी अनूठापन लाती है। इसके अलावा ये जो अमेरिका है इतना ज़्यादा खर्च करता है कि इसके नीचे वाले जो प्रतिद्वंदी 12 देश मिलकर भी इसके बराबर खर्च नहीं करते हैं। दूसरी बात, इसके जो सैन्य क्षमता किस पर निर्भर है? प्रौद्योगिकी। ये प्रौद्योगिकी पर बहुत खर्च करता है अमेरिका, और प्रौद्योगिकी अर्थात गुणात्मक बढ़त भी हासिल है सैनिकों को, इनके को, जिसके कारण इसकी बराबरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं। पूरी तरह से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल प्रयोग महज 4 लक्ष्यों के लिए किया था। साम्राज्यवादी शक्तियाँ 4 चीज़ों के लिए करती थीं: जीतने के लिए, अवरोध करने के लिए, दंड देने के लिए और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए। हम जीतने की क्षमता देख चुके हैं, दंड देने की क्षमता देख ही चुके हैं उसकी, अमेरिका की, लेकिन वो कानून बहाल इराक में नहीं कर पाया था। वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में अब तक हमने सैन्य क्षमता के रूप में देखा था उसे, अब देखेंगे आर्थिक ढांचे के रूप में। देख, यहाँ पर ग्लोब दिया हुआ है और ग्लोब पर चारों ओर डॉलर छपे हुए हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर है, और पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर से ही तुलना सारे देशों की व्यवस्था को देखा जाता है और तुलना की जाती है। जैसे कि भारत में भी आप देखते होंगे डॉलर, इतने डॉलर कमाऊंगा, या ऐसे बच्चे कहते रहते हैं या बड़े लोग कहते हैं विदेशों में जाते हैं तो सारी चीज़ें डॉलर में हो रही हैं, जो कि अमेरिका वर्चस्व को बताते हैं। क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा है, ऐसे ही डॉलर भी है उसकी, लेकिन वो डॉलर पूरी दुनिया में इतना विख्यात है और जिसके कारण उसी में व्यापार होता है। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ के बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था से है। किससे है? अर्थव्यवस्था से। खास समझें, हम समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है कि वो अपने मतलब की चीज़ें बनाए और बरकरार रखे। वो क्या करेगा? अपने मतलब की चीज़ें बनाएगा और उन्हें बरकरार रखेगा। अब देखिए, वर्चस्व के दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हम विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं की मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका
में मिलती है। सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उन्हें मुहैया कराने में अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसी चीज़ें जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। समुद्री व्यापार, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना का जोर घट गया, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध तक कौन समुद्रों में आवाजाही को नियंत्रित करता था? ब्रिटिश सेना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हानि उसे या आर्थिक हानि हुई, जिस वजह से लेकिन अमेरिका उठा और अब वह भूमिका कौन निभाने लगा नौसेना के बल पर? अमेरिका। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? वैश्विक इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेव, जगत जोड़ता जाल, हिंदी में जिसे कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेव, जो कि अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के सैन्य अनुसंधान की परियोजना थी, जिसे कि 1950 में शुरू किया गया था और आज वो पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। इंटरनेट में जितने भी ज़्यादातर उपग्रह हैं वो किसके हैं? अमेरिका के। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का 14% हिस्सेदारी है। तो हम देखते हैं कि 21% अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये जो हिस्सा है इसे बनाए रखने के लिए अमेरिका ने कुछ चीज़ें की जिन्हें ब्रेटन वुड प्रणाली कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को कायम अपने हिसाब से रखने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली अपनाई और उसके तहत उसने विश्व बैंक की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की और विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका का वर्चस्व देखा गया। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपना वर्चस्व बनाए रखता है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA है। ढांचा आर्थिक चीज़ों का उदाहरण क्या है? MBA भी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं MBA की डिग्री भारत में भी की जाती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की धारणा है और ये अमेरिका में शुरू हुई। कब हुई? अमेरिका में शुरू हुई 1990 में और 1981 में इसे शुरुआत खोला गया था, लेकिन डिग्री की शुरुआत 1900 में हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाहर्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला, जो कि 1981 में था। लेकिन MBA की डिग्री कब शुरू हुई? 1900 में। दुनिया के अन्य देशों में ये 1950 में पहुंची, जिसकी कि भारत में भी आज, और इसे एक प्रतिष्ठित डिग्री माना जाता है जो कि अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है। अब ये दो वर्चस्व हो गए, सैन्य और राजनीतिक, लेकिन एक वर्चस्व और है, वह है सांस्कृतिक। अमेरिकी वर्चस्व के शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी कि वे सिर्फ आर्थिक और सैन्य है उसकी क्षमता। हम इसका उदाहरण पहले देख चुके हैं कि जो आंद्रे ही था वो जीन्स पहनता था, ब्लू जीन्स, और वो कहाँ की संस्कृति थी? अमेरिका की। तो जब भी हम देखते हैं जो शीत युद्ध चल रहा था तो उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ में कंपटीशन था, लेकिन अमेरिका ने सांस्कृतिक बढ़त हासिल कर ली थी, जिसके कारण ब्लू जीन्स सोवियत संघ में भी पहुंच चुका था। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। वर्चस्व का इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है, अर्थात सांस्कृतिक वर्चस्व में क्या होता है? सहमति से काम होते हैं। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा है। प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वह दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगें जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। तो यहाँ पर आप सांस्कृतिक वर्चस्व को समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसे अंडरलाइन करता हूँ मैं। सांस्कृतिक वर्चस्व को समझने के लिए यही चीज़ें काम आएंगी यहाँ पर। मैं विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के शर्त को लागू करने से स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने कमज़ोर देशों को व्यवहार और बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। ये उसके सांस्कृतिक वर्चस्व को दर्शाता है।
और यदि इसकी परिभाषा देखनी हो तो यहाँ से कि उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं दुनिया को जिस से प्रभुत्वशाली देश देख रहा है, तो उसे कहेंगे सांस्कृतिक वर्चस्व। तो इस तरह से हमने देखा कि सांस्कृतिक, जैसे कि इसमें चित्र दिखाए हुए हैं, ये टी शर्ट और इस तरह से कूल जीन्स, आंद्रेई वाली बात याद हो गई। आंद्रेई कूल जीन्स कहते हैं कि उसे कूल जीन्स लगता है, और 2 पीढ़ियों के मध्य दरार डालने में अमेरिका सक्षम हो पाता है। इस तरह से सोवियत संघ से निश्चित रूप से उसने सांस्कृतिक रूप से बढ़त हासिल कर ली थी। अब देखते हैं कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध क्या हैं। निश्चित ही कुछ न कुछ कमियां होती हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी राह में 3 कमियां हैं। पहली कमी है उसकी संस्थागत बनावट। अमेरिका की तीनों अंगों के बीच, 3 अंग हैं सरकार के, तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में काम करती है। तो पहला अवरोध है संस्थागत बनावट, जिसमें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के पास अलग अलग अपनी शक्तियाँ हैं और एक दूसरे पर अंकुश लगाती रहती हैं। दूसरी जो अड़चन है वहाँ की मूल में अमेरिकी समाज में जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं? उन्मुक्त प्रकृति के हैं। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह के भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है, क्योंकि सभी लोग उन्मुक्त प्रकृति के हैं और सभी के अपने अपने विचार हैं। वो भी उसके सैन्य अभियानों पर व्यवधान डालते हैं। तीसरा जो व्यवधान या अवरोध जो हो सकता है वो है उसी के द्वारा बनाया गया एक संगठन नाटो, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। जो नाटो के सदस्य देश हैं उसमें बाजार मूलक, इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगाएं। तो 3 अवरोध डालते हैं, एक तो संस्थागत बनावट, दूसरी वहाँ के लोगों की प्रकृति, और तीसरा नाटो संगठन। तो सभी साथी इसे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।